वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 23 जनवरी। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड के बिगेस्ट आइसबर्ग के बारे में। जी हाँ, द लार्जेस्ट आइसबर्ग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, जिसे नाम दिया गया है A23A। ना देखिए, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सपोज करें आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज A23A रेफर्स टू, तो आपको पता होना चाहिए A23A इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग। ठीक है, और आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बीते कुछ समय से मूव कर रहा है। इसकी मूवमेंट हो रही है। कहाँ पे ये लोकेटेड है, किस जगह पे ये मूव कर रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसकी मूवमेंट के पीछे, और क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुमकी एलिफेंट्स के बारे में। जी हाँ, हेडलाइन ये कहती है कि उड़ीसा गवर्नमेंट तमिलनाडु से अर्जेंट हेल्प मांग रही है इन टर्म्स ऑफ कुमकी एलिफेंट। ठीक है, क्या होते हैं कुमकी एलिफेंट, ये हम यहाँ पे जानेंगे। देन वी गोना टॉक अबाउट आवर न्यू स्कीम। एक न्यू स्कीम अनाउंस की गई है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राम टेम्पल की इनॉग्रेशन की और उसके तुरंत बाद एक स्कीम की अनाउंसमेंट होती है कि इंडिया में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफटॉप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। क्या है स्कीम का नाम और क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी गोना टॉक अबाउट बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में रशिया के एक पोर्ट के ऊपर अटैक होता है और रशिया ब्लेम करता है कि ये जो अटैक हुआ है ये यूक्रेन ने किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गैस टर्मिनल है रशिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का, एंड वहाँ पे ये जो अटैक है वो हुआ है। लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये एरिया, बाल्टिक सी का जो रीजन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्टली बात करेंगे FCRA रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम कंटिन्यूसली FCRA को फॉलो कर रहे हैं, एंड जनवरी मंथ में कुछ ऐसे NGOs हैं जिनके जो रजिस्ट्रेशंस हैं उन्हें कैंसिल किया गया है, और कुछ प्रोमिनेंट NGOs हैं जिनको डिनाई किया गया है। क्या रीजंस हैं इसके पीछे, वो हम इस वीडियो में अनफोल्ड करेंगे। सो दीज आर फ्यू आर्टिकल्स जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइसबर्ग के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कभी भी नहीं भूलेंगे, rather write in the comment section that A23A is world's largest iceberg। ठीक है, A23A is world's biggest largest iceberg। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर जर्नी पे निकला हुआ है। ठीक है, हम काफ़ी लंबे टाइम से ये आइसबर्ग स्टेशनरी था, लेकिन अब हाल ही में इस आइसबर्ग की जो मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। ठीक है, अब खास बात ये है, जो चीज़ें हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है वो ये है कि अगर आप एंटार्क्टिका देखें तो आपको ये एंटार्क्टिका रीजन में ये आइसबर्ग आपको मिलेगा। ये आइसबर्ग ओरिजिनेट कहाँ से होता है? दिस आइसबर्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंटार्क्टिकास फ्लिचनर आइस शेल्फ। ये जो एंटार्क्टिका की फ्लिचनर आइस शेल्फ है, यहाँ से ये आइसबर्ग ओरिजिनेट करता है। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में वेस्टर्न एंटार्क्टिका की जो फ्लिचनर रॉन आइस शेल्फ है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, एंड इसके आसपास आपका जो वेल्डल सी आ जाता है। एंड खास बात ये है कि पिछले 30 सालों में पहली बार, लगातार 3 डिकेड से कह लो कि ये स्टेशनरी था, लेकिन अब ये अपनी मूवमेंट कर रहा है। A23A इज ऑन मूव। ठीक है, और इस रीजन में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। आप जानते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे जो वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं, हम उनको क्या क्या नाम देते हैं, 40s, 50s, 60s। ठीक है, रोरिंग 40s, स्क्रीमिंग 60s। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं है। लैंड नहीं है इसीलिए विंड्स की जो स्पीड है वो रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि जो लैंड होता है ना, ये फ्रिक्शन देता है विंड को, जिसकी वजह से विंड की स्पीड कम होती है। लेकिन एंटार्क्टिका के पास ये जो आपका साउथ सदर्न ओशन है, यहाँ पे लैंड है ही नहीं,
सारे आपके कॉन्टिनेंट्स तो यहाँ पे एंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से विंड्स की स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और ये विंड्स की स्पीड से जो ओशन करंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं ये भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस एरिया में एक तो आपको क्या मिल रही हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स मिल रही हैं, और ये किसके साथ अकम्पनी होते हैं, ये अकम्पनी होते हैं पावरफुल ओशन करंट के साथ। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल ओशन करंट है विच इज़ योर एंटार्क्टिका का जो सर्कमपोलर करंट है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस A23A को मूव करवा रहे हैं, और ये मूव कर रहा है, ठीक है जी। एंड इसकी मूवमेंट को अगर आप ट्रेस करें, यू कैन सी ये एंटार्क्टिका का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। आप जब मैप क्लासेस करते हो तो आप इसके बारे में पढ़ते हैं, दिस इज द एंटार्क्टिका पेनिनसुला, ये एंटार्क्टिका का पेनिनसुला है। देखो पेनिनसुला हम सब जानते हैं, ऐसा लैंड मास जिसके 3 साइड पे वाटर हो, तो ये जो एरिया है एंटार्क्टिका का, ये एक पेनिनसुला है, इसके 3 साइड पे आपको वाटर मिलेगा, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी कि जो A23A है इसकी मूवमेंट नॉर्थ की तरफ हो रही है टुवर्ड्स द एंटार्क्टिक पेनिनसुला, ये बात क्लियर है हमें, ठीक है। ये मूवमेंट हो क्यों रही है, इसे एक मोमेंटम मिला है, और इस मोमेंटम में यहाँ पे चलने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स और ओशन करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस रूट को, ये जो रूट ये फॉलो कर रहा है ना, इसे आइसबर्ग एली भी बोल देते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना कम है एंटार्क्टिका रीजन में, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं जो इन डार्क वाटर्स के अंदर मूव करते हैं, और इस पर्टिकुलर रूट को, ये जो सर्कमपोलर एरिया जो है, इसे आइसबर्ग एली बोल दिया जाता है। अब इतने बड़े आइसबर्ग का मूवमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इतने बड़े आइसबर्ग के मूवमेंट से, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि चलो हमने मान लिया कि A23A मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ओशन करंट्स हैं, लेकिन भाई 30 सालों से स्टेशनरी भी तो था, तब भी तो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, तब भी तो स्ट्रॉन्ग ओशन करंट था, तब क्यों नहीं मूव किया? तो देखिए इसे लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है, एज वी नो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो A23A है इसकी थिनिंग हुई है, और थिनिंग होने की वजह से शायद इसको कुछ एक्स्ट्रा बायंसी मिली है, और इस एक्स्ट्रा बायंसी की वजह से ये लिफ्ट अप हो गया ओशन फ्लोर से। पहले ओशन फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन थिनिंग होने की वजह से इसको एक बायंसी मिलती है, और जिसकी वजह से ये ओशन फ्लोर से लिफ्ट अप हो गया, और इसे ओशन करंट जो है वो अपने साथ मूव करवा रहा है। हालांकि देखें पोलर रीजन के अंदर आइस की डायनेमिक्स को समझना एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, और क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं इसे लेकर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि थिनिंग हुई है इस ग्लेशियर की, इस आइसबर्ग की, और जिसकी वजह से इसको एक एक्स्ट्रा बायोंसी मिली, ओशन फ्लोर से ये उठ गया और इसको अपने साथ कौन लेकर चल दिया? दी सर्कमपोलर एंटार्क्टिक करंट, ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब क्या इम्पैक्ट है? अब देखो ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जिस तरह की ये मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है साउथ जॉर्जिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये नाम, साउथ जॉर्जिया। लग ये रहा है कि जिस तरह का रूट इसने फॉलो किया है कि ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड से टकरा सकता है। अब ये आइलैंड खास इसलिए है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ आपको मिलती है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ सील्स हैं, पेंगुइन्स हैं, सी बर्ड्स हैं, इतनी रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। और अगर ये इतना बड़ा आइसबर्ग साउथ जॉर्जिया आइलैंड से जाकर टकराता है तो ये बहुत बड़े कंसर्न्स रेज कर सकता है इस रीजन की वाइल्ड लाइफ के लिए। ये इस वाइटल एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, और जिससे कि मेरीन इकोसिस्टम के ऊपर एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये इकलौता ऐसा बड़ा आइसबर्ग नहीं है जो इस तरह मूव कर रहा है। 2020 में एक और आइसबर्ग न्यूज़ में था जिसका नाम था A68। क्या नाम रखा गया था? A68। ये भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये जाकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड से टकरा सकता है और वहाँ के मेरीन लाइफ और आसपास के फूड एक्सेस को डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब ये A68 की मूवमेंट हो रही थी, ये पहले ही बहुत सारे स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, जिससे कि एक बड़ा कैटास्ट्रॉफ होने से हम बच गए।
ठीक है, तो आउटकम क्या हो सकती है? ये जो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ये इन्वायरमेंटल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखिए सिमिलरली अगर हम A23A की बात करें, अब ये जा तो रहा है टुवर्ड्स साउथ जॉर्जिया, लेकिन क्या अल्टीमेट फेट होगी इसकी, ये कहना अभी अनसर्टन है। ये इतना बड़ा है कि इवन ये वार्मर वाटर्स में भी परसिस्ट कर सकता है और इवन और नॉर्थ तक जा सकता है, साउथ अफ्रीका तक जा सकता है, इतना बड़ा है ये आइसबर्ग। इससे कि हमारे जो शिपिंग रूट्स हैं उनके ऊपर एक कंसर्न रेस हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टेंटली इसे मॉनिटर किया जाए और रिसर्च की जाए, जिससे कि हम इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स की जो मूवमेंट होती है उसे हम समझ पाएँ, क्योंकि चेंजिंग क्लाइमेट में ऐसे इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें बढ़ती हुई ही मिलने वाली है। ठीक है जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, हमारे इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो अनदर प्लेस इज इन न्यूज़ विच इज़ बाल्टिक सी पोर्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रशिया के एक पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ। अब देखिए, ये देखिए आप ध्यान से, दिस इज़ रशिया, ठीक है, ये जो आपको ब्राउनिश सा एरिया नज़र आ रहा है, इसका एक पोर्ट है, यहाँ पे इसका एक पोर्ट है जिसका नाम है उस्त-लुगा। क्या नाम है? उस्त-लुगा, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ पोर्ट, जो कि किसका है? रशिया का। न्यूज़ में क्यों आया है ये उस्त-लुगा पोर्ट? क्योंकि यहाँ पे अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उस्त-लुगा पोर्ट के पास एक गैस टर्मिनल था, वहाँ पे आग लग गई। और ये गैस फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है नोवाटेक। नोवाटेक रशिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हेन इट कम्स टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो उनकी एक गैस फैसिलिटी के ऊपर आग लग जाती है और ऑफ कोर्स रशिया इज ब्लेमिंग यूक्रेन फॉर दिस अटैक। बिकॉज देखें, हम हाल ही में देख रहे हैं दोनों रशिया और यूक्रेन ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे की टेरिटरी में अटैक करने के लिए, जो कि बॉर्डर एरिया से बहुत अंदर जाकर ये अटैक्स हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स में। तो देखें, बाल्टिक सी की बात करें तो आपका जो अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये उसकी ही एक्सटेंशन है, जो कि आपको नदरन यूरोप में देखने के लिए मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ बाल्टिक सी। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन जो मतलब आपको रटा हुआ होना चाहिए वो ये है कि भाई बाल्टिक सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, विच आर द कंट्रीज विच बॉर्डर बाल्टिक सी। आई वॉन्ट कि आप ये याद करके आज ही कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि कभी कोई गलती ना हो जब भी कोई क्वेश्चन आए कि बाल्टिक सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। सबसे पहले कंट्रीज देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? रशिया बॉर्डर करता है, ठीक है, ये तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, रशिया बॉर्डर करता है, ठीक है। फिर आप देखो, फिनलैंड बॉर्डर कर रहा है, स्वीडन बॉर्डर करता है, डेनमार्क बॉर्डर करता है, जर्मनी बॉर्डर करता है, पोलैंड बॉर्डर करता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बॉर्डर करता है। ठीक है जी, तो कितने कंट्रीज हो गए ये हमारे पास? यू कैन सी 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो इसे बॉर्डर करते हैं। ठीक है जी, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और यहाँ से भी रशिया इसे बॉर्डर करता है। रशिया का ये जो कैलिनिंग्राड वाला एरिया है ये भी बॉर्डर करता है। अब इसे याद कैसे करें? देखिए, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोकेशन देख के याद करें, लेकिन इसको याद करने के लिए ना एक बहुत फेमस निमोनिक है, हर किसी को आता है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू ऑल। इसको याद करने का एक निमोनिक है जिसे हम कहते हैं रूड जर्मनी, रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, अब क्या है ये रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड? रूड इज RU इज फॉर रशिया, DE इज फॉर डेनमार्क, देन कम्स जर्मनी। फिर सेल क्या है? सेल इज स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, तो अगर आपको किसी और तरीके से याद हो जाता है तो वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हो, रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। रूड क्या है? रशिया एंड डेनमार्क, जर्मनी इज जर्मनी, सेल इज फॉर स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया
and then Poland and Finland. These are the countries which border Baltic Sea. अच्छा, इसके अलावा आप एक और चीज़ देखो कि बाल्टिक सी के पास कुछ आपको गल्फ्स मिलती हैं, ठीक है. पंजाब पीसीएस में लेटली क्वेश्चन आया था अबाउट गल्फ ऑफ बोथनिया. यहाँ पे आपको गल्फ्स मिलेंगी. देखो, एक तो आपको मिलती है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिर है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और तीसरी है गल्फ ऑफ रिगा. कौन कौन सी हैं? गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रिगा. गल्फ ऑफ बोथनिया आपको स्वीडन और फिनलैंड के बीच में मिलेगी. याद रखेंगे, गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड. गल्फ ऑफ फिनलैंड इज बिटवीन फिनलैंड, एस्टोनिया और रशिया. ये 3 कंट्रीज आ गए यहाँ पे, फिनलैंड, एस्टोनिया एंड रशिया. और लास्टली यहाँ पे आती है गल्फ ऑफ रिगा, जो कि आपको एस्टोनिया और लाटविया के बीच में मिलेगी. वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रिगा. ठीक है जी. अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी आप टर्म सुन लेते हो बाल्टिक नेशंस. ठीक है, आपने सुना होगा बाल्टिक नेशंस. देखिए, बाल्टिक नेशंस जब भी टर्म यूज़ की जाती है ना, ये अलग से कॉमनली यूज टर्म है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में. तो वहाँ पे बाल्टिक सी की ईस्टर्न कोस्ट पे जो 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के, उनको यहाँ पे उनकी बात यहाँ पे होती है, जिसमें आ जाते हैं एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया. ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, इन्हें कह दिया जाता है बाल्टिक नेशंस. फाइन. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इस यहाँ पे इस लोकेशन के बारे में पता होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ की एलिफेंट्स के बारे में. तो देखिए, न्यूज़ में क्यों है, उड़ीसा गवर्नमेंट तमिलनाडु से हेल्प मांग रही है कि उन्हें कुछ कुंभ की एलिफेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं. अब क्या होते हैं कुंभ की एलिफेंट्स? कुंभ की एलिफेंट्स बेसिकली ऐसे एलिफेंट्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है. तो मतलब जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनको कैप्टिविटी में रख के जब ट्रेन किया जाता है, तो ऐसे ट्रेन्ड एलिफेंट्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है कुंभ की और कूम की. अच्छा, इसे मलयालम में बोला जाता है थपाना. मलयालम में बोला जाता है थपाना. ठीक है, थापाना. ये टर्म कुंभ की या थपाना का मतलब क्या है? ऐसे एशियन एलिफेंट्स जो कि ट्रेन्ड हैं. ट्रेन्ड है मतलब इनको आप यूज़ कर सकते हो. कोई वाइल्ड एलिफेंट है, उसको अगर ट्रैप करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो. उस वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर करना, उसको काम डाउन करना, हर्डिंग करनी वाइल्ड एलिफेंट्स की, उसके लिए ट्रेन्ड एलिफेंट्स काम में आते हैं. ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो ऐसे केस में ये जो कुंभ की एलिफेंट्स हैं ये वाइल्ड एलिफेंट्स को काम डाउन कर पाते हैं. तो इसीलिए रेस्क्यूज़ में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ये ट्रेन्ड एलिफेंट्स बहुत काम आते हैं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं ये ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं. तो ऐसे केस में उस एलिफेंट को वहाँ से बाहर ले जाने के लिए ये ट्रेन्ड एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है, कुम्कीज़ को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह ये कुंभ की एलिफेंट्स न्यूज़ में है. याद रखेंगे, दीज आर दी ट्रेन्ड कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना के बारे में. तो कल राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की अनाउंसमेंट की. और अभी तक इसकी हमारे पास फाइन डिटेल्स नहीं आई हैं. अभी तक जो डिटेल्स आई हैं वो कुछ ये हैं कि इसका एम होगा कि इंडिया में 1 करोड़ हाउसेस को सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया जाए. दिस इज़ द मेन एम, ताकि हर घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो सके और सही मायने में हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स खुद से पूरी कर सकें और एक आत्मनिर्भरता इस सेक्टर में हाउस होल्ड्स को मिल पाए. ठीक है, तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, इससे जो लो और मिडिल इनकम फैमिलीज़ जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, जब उनके घरों पर सोलर रूफटॉप्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होंगे तो इससे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी. अच्छा, बिल तो कम होगा ही होगा, लेकिन अगर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उससे उनको इनकम भी मिल पाएगी. ठीक है, तो ये एक यहाँ पे इनिशिएटिव है और इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर जी ने एक नेशनल कैंपेन की शुरुआत की है, जिससे कि जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में सोलर रूफटॉप्स को लगाया जाए. ठीक है जी. सो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना. और जैसे ही इसकी और फाइन प्रिंट्स हमारे पास आते हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे.
लास्टली बात करते हैं FCRA के बारे में। देखिए हम लगातार इसकी बात करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ही ब्रीफली हम देखते हैं कि आज के आर्टिकल के अंदर क्या अपडेट मिला है। FCRA का फुल फॉर्म क्या है? FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, न्यूज़ में है हाल ही में एक दो प्रोमिनेंट NGOs की जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिफ्यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें CPR आ जाता है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और WVI आ जाता है, वर्ल्ड विजन इंडिया। इनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है। तब से ही FCRA काफ़ी चर्चा में है। FCRA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि FCRA को कौन देखता है, कौन मॉनिटर करता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन? याद रखेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स FCRA को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है जी। एंड इससे बेसिकली क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंडिया में हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फॉरेन डोनेशंस जो मिलती हैं उनकी रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ताकि हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई खतरा ना आ सके। क्योंकि देखो बहुत कॉमनली ना ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए बहुत बार मिसयूज़ किया जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए FCRA लाया गया इन 1976। इसे अमेंड किया गया 2010 में, और अभी रिसेंटली 2020 में भी इसमें कुछ न्यू रूल्स ऐड किए गए। एक बार जब एक NGO FCRA के थ्रू रजिस्टर होता है तभी वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 साल तक उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड रहती है, जिसके बाद NGO को रीअप्लाई करना पड़ता है अपनी जो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे वही ग्रुप्स को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल सकती हैं जो कि किसी सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई रिलीजियस ग्रुप है, इकोनॉमिक या कल्चरल प्रोग्राम्स अगर रन कर रहे हैं, तो इन कैटेगरीज के लिए जो FCRA के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अब न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ये मिसयूज़ कर रहा है अपने फंड्स का, और ये इंडिया के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट अननेसेसरीली लीगल बैटल्स जो है वो लेकर आ रहा है, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट में अड़चन आ रही है। ये मिसयूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली वर्ल्ड विजन फॉर इंडिया की बात करें तो इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है, और कहा गया है कि भाई ये तो वायलेशन कर रहे हैं अपनी डोनेशन का जो भी इनको मिल रहा है सिंस 2012, एंड अभी 2021 तक ये लगातार वायलेशंस करते आ रहे हैं। और अभी तक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस अगर किसी NGO को मिलती है, दैट इज़ वर्ल्ड विजन इंडिया। ठीक है, तो इन दो NGOs की वजह से FCRA न्यूज़ में है। तो ये कुछ बातें आपको FCRA के बारे में पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।